इसको यूनिट 10 कहते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है और स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इलेक्ट्रोडायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो करना करंट होता है। यूनिट कॉलम पर सेकंड, जिसे एम्पेयर कहते हैं। एक कॉलम में कितने चार्ज होते हैं? 6 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करें तो करंट 1 एम्पेयर होता है। इट इज फ्लो ऑफ 6 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड। तो ये चार्ज है, ठीक है, क्योंकि करंट जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता। मेटल में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की वजह से होता है। गैसेस में आयंस और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो चार्ज आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होता है। तो इसलिए करंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाई T। सिर्फ इलेक्ट्रॉन करंट का सबब नहीं होते, आयंस भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेन पावर 3 ions, each carrying charge of 2 electrons flow through an electrolyte if the total time to pass is 16 seconds. करंट फाइंड करना है। अब आयंस की तादाद बताई गई है 10 पावर 3 आयंस है और हर आयन पे कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक आयन पे चार्ज है। करंट होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2e है, 10 पावर 3 पे कितना होगा? 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 2e डिवाइडेड बाय 16 सेकेंड। E क्या है? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 1.6 10 पावर -19 डिवाइडेड बाय 16। तो ये 2 10 पावर -17 एम्पेयर का करंट होगा। ठीक है, टोटल चार्ज कैसे मालूम करते हैं? अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, कुल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं
तो टोटल चार्ज किसके बराबर होता है? Ne। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, N इलेक्ट्रॉन है, कुल चार्ज कितना हो गया? Ne। इसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। टू 1000 माइक्रोएम्पियर करंट पास through a copper wire for 4.8 seconds. Number of charge moving through it. कुल कितने चार्ज फ्लो करेंगे अगर इतना करंट फ्लो कर रहा है? अब करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। चार्ज किसके बराबर होता है? Ne। हमें अब किसकी तादाद चाहिए? नंबर ऑफ चार्ज n चाहिए। तो n मालूम करते हैं IT डिवाइडेड बाय E। करंट गिवन है 2000 माइक्रो, टाइम है 4.8 सेकेंड, 1.6 10 पावर माइनस 19, तो 7.5 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन की तादाद है। इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं होगा। ओहम लॉ का तो पता ही होगा। ओहम लॉ क्या है? कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक। यहाँ कांस्टेंट क्या लगाते हैं? डेफिनेशन यही है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यहाँ जो कांस्टेंट लगाते हैं वो कंडक्टेंस लगाते हैं, ठीक है। हम चक्कर क्या चलाते हैं? हम इक्वेशन को यूँ बना देते हैं, पोटेंशियल डायरेक्टली टू आई। हालांकि बाय डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ जो कांस्टेंट है वो कंडक्टेंस है, यहाँ जो कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होता है ओहम लॉ का, चाहे आप करंट को अलॉन्ग वाई लें या वोल्टेज को अलॉन्ग वाई लें, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही है। मगर यहाँ जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो कंडक्टेंस होती है, यहाँ जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो रेजिस्टेंस होती है। स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट को ग्राफ कहते हैं, ठीक है। एक सवाल आता है, ये दो ग्राफ है, इनमें से ए और बी मटेरियल में किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ए की या बी की? किसकी ज़्यादा है? ए की। अगर यहाँ से बता दिया जाए ये ए और बी है, इनमें किस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है? जो वर्टिकल के करीब है उसकी स्लोप ज़्यादा है, गोया इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है। जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी।
लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है बी की। तो ग्राफ के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। ऐसे सब्सटेंस ऐसे मटेरियल जिनमें करंट और वोल्टेज के दरमियान स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हो, ये ओहमिक होते हैं। ऑल मेटल्स आर ओहमिक, ये ओहम लॉ को भी करते हैं। इसी तरह कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ओहम लॉ को भी नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल फिलामेंट ऑफ बल्ब है। फिलामेंट ऑफ बल्ब करंट और वोल्टेज पहले स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ओहम लॉ की एक कंडीशन ये भी होती है कि पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली है प्रोवाइडेड फिज़िकल स्टेट रिमेन सेम। उस फिज़िकल स्टेट में क्या शामिल है? टेम्परेचर, प्रेशर। जब फिलामेंट ऑफ बल्ब में करंट छोड़ते हैं तो बल्ब गर्म होता है, उसका फिलामेंट गर्म होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, रेजिस्टेंस में चेंज आती है। जब रेजिस्टेंस में चेंज आती है तो ये इक्वलिटी बरकरार नहीं रहती, क्योंकि ओहम लॉ आपने ये पढ़ा, पोटेंशियल डायरेक्टली टू करंट या पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट बराबर कांस्टेंट। ये रेशियो क्या होती है? आर है। तो जिन मटेरियल में आर कांस्टेंट रहेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगी, वो ओहमिक है। फिलामेंट ऑफ बल्ब में टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता, जिसके नतीजे में करंट फिर बजाय बढ़ने के एक ख़ास लेवल के बाद फिर बढ़ता नहीं है, यहीं पे कांस्टेंट हो जाता है। वोल्टेज को बढ़ाते जाएं मगर करंट नहीं बढ़ेगा, तो लिहाजा इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाता। सेमीकंडक्टर मटेरियल के ग्राफ ऐसे जाता है। ये फर्स्ट सेमीकंडक्टर है, डायोड ट्रायोड का। इस किस्म के ग्राफ ने किसका पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो सेल का ग्राफ ऐसे होता है, ये भी करंट और वोल्टेज के दरमियान है। जनरली जो हम ग्राफ लेते हैं ना, उसमें करंट हमेशा वाई के लॉन्ग होता है। तो जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ओहमिक है, जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वो नॉन ओहमिक। फिलामेंट, क्योंकि बल्ब है ना, जब बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, ये बल्ब, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट ही हीट अप होता है। ठीक, आपने इसमें करंट छोड़ा, जो ही फिलामेंट गर्म होता है टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे होता है। रेजिस्टेंस के बढ़ने से फिर करंट कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो करंट एक लेवल तक नहीं बढ़ता। जो ही ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस के बढ़ने से हैं किसका? नहीं, मेटल में रेजिस्टेंस हम सपोज करते हैं वो कांस्टेंट रहती है। जहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है वो ओहमिक हैं। जिनमें रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करती है, जिनमें फिज़िकल स्टेट सेम नहीं रहती, वो नॉन ओहमिक हो जाते हैं। रेजिस्टेंस होती क्या है? अपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के बहने में रुकावट है, रेजिस्टेंस है। ये कंडक्टर है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से
क्या होता है, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, तो ये जो कंडक्टर है, मेटल है, इसमें एटम्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं अपने रास्ते में आने वाले किससे टकराते रहते हैं, अपने रास्ते में आने वाले एटम से भी टकराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या चीज़ हायल है, ये एटम हायल होते हैं। ठीक, इनके दरमियान जो कोलिजन है, ये कोलिजन क्या पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते रहते हैं। राइट, डिपेंड इसका दो चीज़ों पे होता है। अगर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये भी लेंथ ऑफ कंडक्टर है। जहाँ लेंथ ज़्यादा होती है वहाँ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, जहाँ एरिया बड़ा होता है वहाँ रेजिस्टेंस कम होती है। कंबाइन कर लिया जाए तो लेंथ ओवर एरिया, कांस्टेंट यहाँ लगाते हैं रॉ। रॉ क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर रेजिस्टेंस है, डिपेंड किस पे होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी का डिपेंड नेचर ऑफ मटेरियल पे होता है, इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। कैसे निकाला था, ओम लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। आर बराबर होते V ओवर आई, वोल्ट पर एम्पेयर को ओम कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, रॉ इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। इसका यूनिट क्या होगा, आर का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ओम मीटर। इट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ ऑफ 1 मीटर ले लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें, तो उसमें रेजिस्टिविटी क्या होगी, रॉ इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाई 1, रॉ इज इक्वल टू आर। गया जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस ही होती है, मगर रेजिस्टेंस की एक ख़ास वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है, ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जितनी वैल्यू रेजिस्टेंस की होती है वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है लेंथ से, एरिया से, मगर रेजिस्टिविटी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। मगर इसमें एरिया हम फिक्स कर लेते हैं और लेंथ भी फिक्स कर लेते हैं। तो जब भी डिफरेंट मटेरियल का कंपैरिजन किया जाता है तो वो रेजिस्टिविटी का किया जाता है, उसमें कंडीशन फिक्स होती हैं। लेंथ 1 मीटर फिक्स कर लिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर लेते हैं। तो जहाँ भी आपको कंपैरिजन के चार्ट नज़र आएंगे, टेबल, वो रेजिस्टिविटी के होते हैं, रेजिस्टेंस के नहीं होते। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर and nature of material, but resistivity depend only on temperature and nature. रेजिस्टेंस का डिपेंड सब पे होता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर पे, जबकि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। If ratio of length of two wire of same nature
is 1:3. What should be ratio of diameter if resistance of first var is half of second? समझ आई? दो तारे हैं सेम नेचर की, जहाँ नेचर सेम बता दी गोया उनकी रेजिस्टिविटी सेम हो गई। ठीक, लेंथ की रेशियो L1/L2 1/3 है और रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज हाफ ऑफ सेकेंड और 1/R2 कितनी हो गई 1/2। रेजिस्टेंस की रेशियो भी गिवन है 1/2। पहली वायर की रेजिस्टेंस हाफ है। मालूम क्या करना है? रेशियो ऑफ डायमीटर D1/D2। तो क्या करें? नेचर सेम है, रेजिस्टिविटी दोनों के सेम। रेजिस्टिविटी क्या होती है? RA/L। ये सारे 2 हैं। एरिया क्या होता है? πr²। पाई कैंसिल हो गया। रेडियस क्या होता है? डायमीटर ओवर 2। फोर भी कैंसिल हो गया। अब जो डायमीटर की रेशियो आ रही है इज इक्वल टू R2/R1 and L1/L2। ठीक, आपको डायमीटर की रेशियो निकालनी है। R2/R1 इसको 2/1 कर लें, उल्टा दें क्योंकि ये R1/R2 है। लेंथ L1/L2 है 1/3 आ गई। तो ये 2/3 आ गई। इसका स्क्वायर ख़त्म किया तो D1/D2 √2/3 है। समझ आई? नहीं समझ आई? If a wire is stretched so that its length become 3 times what should be resistance if initial Ω। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R है, तार को खींच के 3 गुना कर दिया, स्ट्रेच किया, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी?
अगर तो सिंपल आप लेंथ को बढ़ा दें तब तो रेजिस्टेंस उतने टाइम बढ़ जाती है, डायरेक्टली ये 3 गुना बढ़ेगी। लेकिन जहाँ स्ट्रेच का लफ्ज़ आता है, ये अगर तार है, जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये तार बारीक भी हो जाती है, इसका एरिया भी उतने टाइम कम हो जाता है। सो रेजिस्टेंस क्या होती है, रॉ एल ओवर ए। जब लेंथ आपने 3 टाइम इंक्रीज़ कर दी, एरिया भी 3 टाइम कम हो गया, टोटल इफेक्ट 9 टाइम का पड़ेगा। 9 × 5 न्यू 45 ओहम होगी। चलो, इसके पहले टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, डायरेक्टली होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाते हैं और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो जाती है। इसकी जो इक्वेशन है, हर मटेरियल का एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अल्फा को डिफाइन कैसे करते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसे यूँ भी कहते हैं RT - R0 ओवर R0 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये जो चेंज होती है इसे फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये फ्रैक्शनल चेंज होती है। सो फ्रैक्शनल चेंज per unit temperature is called temperature coefficient alpha। फ्रैक्शनल चेंज का यूनिट नहीं होता, नीचे टेम्परेचर का यूनिट होगा। सो पर सेंटीग्रेड पर केल्विन इट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो चाहे रेजिस्टेंस का हो या रेजिस्टिविटी का, ये फ्रैक्शनल चेंज ही है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में चेंज आती है। अगर तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ जाए, RT ज़्यादा हो जाए R0 से, R0 क्या था ओरिजिनल, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। तमाम मेटल में, कंडक्टर में अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाने से R0 से ये रेजिस्टेंस कम हो जाए, बजाय बढ़ने के रेजिस्टेंस में कमी आ जाए, तो उनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है। फॉर ऑल सेमीकंडक्टर अल्फ़ा इज़ नेगेटिव। सेमीकंडक्टर का अल्फ़ा नेगेटिव होता है और कंडक्टर का अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल।
इस केस में जब रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है R1 + R2 + R3, जबकि पैरेलल में कम हो जाती है। 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। तो अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस सब R के बराबर हैं तो जो इक्विवेलेंट होता है वो NR होगा। अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टर हैं तो इनके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? NR। और यहाँ भी अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टर हैं, RR है, तो R इक्विवेलेंट होती है R/N। सेम वैल्यू के होंगे, सबकी वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है। सीरीज़ में करंट क्या रहता है? सेम। अगर किसी एक रेजिस्टेंस में करंट मालूम करना हो तो सब में सेम होगा, ठीक है। किसी एक रेजिस्टेंस में आप करंट मालूम कर रहे हैं तो जो सर्किट में टोटल करंट है सब में सेम फ्लो करता है। मालूम कैसे करते हैं? इक्विवेलेंट मालूम कर लें। I = वोल्टेज गिवन होती है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सब में करंट सेम होगा। लेकिन अगर वोल्टेज मालूम करनी हो, ये R1 है, R2 है, R3 है, किसी एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज मालूम करनी है तो वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज, तो ये वोल्टेज मालूम करते हैं। पैरेलल में टोटल वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है, इसमें भी 6 वोल्ट होगी, इसमें भी, इसमें भी। पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम होती है, करंट डिवाइड होता है, तो आपको सब में अलग अलग करंट मालूम करना होता है। इसमें I1 फ्लो कर गया, इसमें I2 फ्लो कर गया, इसमें I3। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है। टोटल वोल्टेज V है तो इसमें V1 आ गए, इसमें V2, इसमें V3। सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है। पैरेलल में करंट वो आगे न्यूमेरिकल कलम करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। टू रेजिस्टर X and Y are connected in parallel. If Rx is half of Ry and current flowing through it is 2 ampere, then find the value of total current. टोटल करंट बताइए। सवाल ये है दो रेजिस्टर हैं, पैरेलल हैं,
पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कुछ उसमें चला गया कुछ उसमें चला गया। अब पैरेलल में किस में करंट ज़्यादा जाता है किस में कम जाता है, डिपेंड रेजिस्टेंस पे होता है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसमें ज़्यादा जाएगा। बताया क्या गया, इफ़ आर एक्स इज़ हाफ ऑफ आर वाई, इसकी रेजिस्टेंस हाफ है इससे, इसकी रेजिस्टेंस आधी है और इसमें करंट कितना है 2 एम्पेयर है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसमें कितना करंट जाएगा 1 एम्पेयर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस डबल है तो करंट हाफ हो गया। आपको टोटल करंट बताना है, तो गोया यहाँ पर 3 एम्पेयर था, जो 2 उसमें चला गया 1 इसमें चला गया, तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पेयर। हमें टोटल करंट मालूम करना था। सवाल समझ आया? दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। इसकी रेजिस्टेंस हाफ है, करंट इसमें 2A है। इसकी रेजिस्टेंस डबल है तो करंट आधा हो जाएगा, इसमें 2 है तो इसमें 1 हो गया। टोटल करंट बताना है। ये जो तीसरा रजिस्टर है 5 ओम वाला, इसमें करंट कितना है, वोल्टेज कितनी है? तीसरे रजिस्टर में करंट और वोल्टेज बतानी है। करंट के लिए तो आप टोटल मालूम कर लें, कुल कितने रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट 3 और 2 5 और 5 10 ओम। करंट कैसे मालूम करेंगे, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस 30/10 3 एम्पेयर। इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, ठीक है। पैरेलल में रेजिस्टेंस के मुताबिक जाएगा, सीरीज़ में सर्किट में करंट सेम रहेगा। अब वोल्टेज इसमें कैसे मालूम करें, इसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। तो अगर आप सब में मालूम करें तो देखेंगे इसमें 15 है, इसमें कम होगी, मसलन 10 आ गई, इसमें 5 आ गई, तो टोटल 30 बनेगी, सब में डिवाइड हो जाएगी। अगर ऐसे हो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी के दरमियान पोटेंशियल बताइए क्या होगा। पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, दोनों में सेम होगा। आप क्या करें, इनके इक्विवेलेंट बना दें। पैरेलल का असूल ये होता है, अगर 6 और 6 है, पैरेलल में इनका आंसर क्या आएगा, हाफ कर लें। सीरीज़ में आंसर क्या आएगा, डबल कर लें। तो इन दोनों का आंसर 6 और 6 का पैरेलल है, तो आंसर 3 बच गए।
ये 10 और 10 है तो आंसर कितना बच जाएगा? 5 बच के। तो असल शक्ल ये है। पैरेलल में आंसर कितना आता है? आधा। 1/6 + 1/6 इक्विवेलेंट मालूम करते हैं, उसे कर लें तो आंसर 3 ओम आएगा। इस पर भी पैरेलल का फार्मूला लगाएं तो आंसर 5 आएगा। अब इसमें मालूम किया जा सकता है कितनी वोल्टेज है। 3 / 5 + 3 मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज 24। इसकी इक्विवेलेंट क्या होगी? जिसकी क्रॉस आपको वोल्टेज मालूम करनी होती है, यूँ कह लें कि उसके साथ क्या है? बैटरी है। जिन पॉइंट के साथ, जिन पॉइंट ए बी की क्रॉस आपको मालूम करनी है इक्विवेलेंट, यूँ फ़र्ज़ कर लें उसके साथ क्या कनेक्टेड है? बैटरी। अब क्या होगा? बैटरी के साथ करंट डिवाइड हो गया, इनमें करंट सेम फ्लो करेगा तीनों में। जहाँ करंट की सेम डायरेक्शन होती है वो सीरीज़ में है, तो ये तीनों सीरीज़ में 6 6 6 कितना हो गया? 18। ये 18 पैरेलल है 36 के। इन पे पैरेलल का फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। तो R की वैल्यू निकालिए जो कि 12 ओम आएगी। एक छोटा सा सर्किट है, ये सब ओम में वैल्यूज़ हैं। इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा ए बी के अबाउट। असूल में बता रहा हूँ, असूल यह तो सॉल्व करने का, जिस पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट मालूम करनी है उसके एंड से शुरू करें, पीछे से, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, इधर से सॉल्व करना शुरू करें। अब ये 5 और 5 में करंट की सेम डायरेक्शन 10 हो गए, ठीक। इन दोनों का आंसर क्या आ गया? 10। अब ये 10 और 10 पैरेलल हो गए, ठीक है। 10 और 10 क्या है? पैरेलल। जब ये 10 और 10 मतलब इसकी शक्ल ये बन गई, ये भी 10 बन गया, इनका आंसर ये भी 10 है। बाकी सर्किट सारा आगे वैसा ही है। 10 और 10 का आंसर 5 आधा हो गया। अब ये वाला 5 इनके साथ सीरीज़ में हो गया, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10। अब इन सब का आंसर कितना हो गया? 10। ये इस 10 से पैरेलल है, ये 10 है। इन सब का आंसर 10 है। 10 और 10 पैरेलल 5 बच गया। अब सारे सीरीज़ में 5 और 1 6 और 1 7, 7 ओम आंसर। समझ आई है? क्यों नहीं है? इसकी समझ आई है? ये 10 और ये 10, इनका आंसर क्या होगा? 5। गोया यहाँ तक आंसर हो चुका है 5, ठीक। अब ये वाले सारे सीरीज़ में हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10। करंट की एक ही डायरेक्शन है।
इन सब का आंसर हो गया 10। और ये जो 10 है ये पैरेलल हैं किसके साथ, इस 10 के साथ। इन दोनों पे पैरेलल यूज़ करें, 5 बच गया, तो इनका आंसर 5 हो गया। अब ये फिर सीरीज़ में है, 5 और 2 7, 7 होम आंसर। तो पीछे से सॉल्व करते जाएं, एंड तक पहुँच जाए। ऐसे ही आपकी ट्राई के लिए